नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और जासूस का हत्यारा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दैनिक धमाका। प्राइवेट जासूस की मृत्यु, बंबई। दिनांक 16 सितंबर। बंदरगाह से 12 किलोमीटर दूर प्राइवेट जासूस विक्रम गोखले की लाश समुद्र में तैरती हुई मिली। 20 घंटे से भी अधिक समय तक पानी में रहने के कारण लाश फूल गई थी। घटना की जांच कर रहे इंस्पेक्टर का विचार है कि विक्रम की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। आदत के अनुसार कुर्कबांड चाय की चुस्कियों के साथ दैनिक धमाका की ताजा खबरें पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक खास खबर पर पड़ी। कुर्कबांड ने कई बार इस खबर को पढ़ा। आज अखबार ही चाटते रहोगे बांड भैया, ऑफिस नहीं चलना क्या? ऑफिस को मारो गोली, हम आज ही बंबई चल रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से कहता था कि इस जासूसी के धंधे में कुछ नहीं रखा। हमें बंबई चलकर हीरो बनने की ट्राई करनी चाहिए। शट अप, हम वहां हीरो बनने नहीं जा रहे हैं। तब तो तुम जरूर किसी हीरोइन से अपनी शादी की बात करने जा रहे होगे। मैं वहां ना तो हीरो बनने जा रहा हूं और ना किसी हीरोइन से शादी की बात करने। फिर क्यों जा रहे हो? ये खबर पढ़ो, स्वयं जान जाओगे। मोटू उस खबर को पढ़कर बोला, इसमें कौन सी खास बात है? बंबई जैसे महानगर में रोज बहुत से लोग मरते हैं। अगर एक प्राइवेट जासूस मर गया तो कौन सी आफत आ गई? विक्रम गोखले सिर्फ एक प्राइवेट जासूस ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी था। तब तो हमें अफसोस प्रकट करने वहां जरूर जाना चाहिए। मोटू, विक्रम गोखले स्कूल टाइम से ही एक चैंपियन तैराक था। वो पानी में डूबकर नहीं मर सकता। तो क्या तुम्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है? हाँ, बंबई जाने के पीछे यही वजह है। अगर मेरा शक सही निकला तो मैं उसके हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। ये तो हमारा फर्ज है बांड भैया। उसी शाम कुर्कबांड और मोटू ट्रेन से बंबई रवाना हो गए। अगले दिन ट्रेन निश्चित समय पर बॉम्बे वीटी पहुंच गई। कुर्कबांड और मोटू स्टेशन से सीधे विक्रम गोखले के घर पहुंच गए। कॉल बेल बजाने पर विक्रम की पत्नी ने दरवाजा खोला। कहिए, किससे मिलना है? आप ही से मिलना है भाभी जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम अनोखे लाल उर्फ कुर्कबांड है। मैं विक्रम के बचपन का दोस्त हूँ। वो तो मुझे मालूम है भाभी जी, उनकी मौत की खबर पढ़कर ही मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम की पत्नी, जिसका नाम आरती था, उन्हें अंदर ले आई। आप लोग हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। तकल्लुफ मत कीजिए भाभी जी, नाश्ता हम किसी होटल में जाकर कर लेंगे। बस आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी। विक्रम का ऑफिस कहाँ है? उसके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप शायद ना जानती हो, लेकिन मैं अवश्य जानता हूँ कि विक्रम एक चैंपियन तैराक था, अतः वो पानी में डूबकर नहीं मर सकता। मुझे शक है कि उसकी हत्या की गई है, और वाकई उनकी हत्या की गई है तो हम हत्यारों को खोजकर उसे सजा दिलाने आए हैं। ओह। उनका ऑफिस बैंक स्ट्रीट कैलाश बिल्डिंग के 5वें माले पर है। उनके ऑफिस में 2 शख्स काम करते हैं, एक उनकी सेक्रेटरी मिस मीना गुलाटी और दूसरा उनका असिस्टेंट मिस्टर अजीत वाडेकर। क्या आज ऑफिस खुला होगा? जी हाँ। तो फिर ठीक है, बाकी पूछताछ मैं ऑफिस में ही कर दूंगा। अच्छा। विक्रम के ऑफिस में पहुंचकर कुर्कबांड ने मीना और अजीत को अपने आने का मकसद बताया। सर के हत्यारे को पकड़वाने में हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। गुड। सर अक्सर आपका जिक्र करते थे कि उनके बचपन का दोस्त आज हिंदुस्तान का सबसे सफल जासूस है। क्या आजकल विक्रम किसी केस पर काम कर रहा था? तुम लोगों ने उसे अंतिम बार कब देखा था? आजकल हम खाली थे। सर को हमने 4 दिन पहले, यानी कि 12 सितंबर को ऑफिस खुलने के बाद देखा था। वो कुछ देर के लिए यहाँ आए थे। उस दिन उसके अंदर
तुम लोगों ने कुछ चेंज पाया था? जी नहीं, वो यहाँ 10 मिनट रहे, ये समय उन्होंने कुछ सोचते हुए ही गुजारा था। क्या वो हमेशा ही ऐसा करता था? मेरा मतलब है 10-20 मिनट ऑफिस में रुककर फिर चला जाता था। नहीं, ऐसा वो कुछ दिनों से ही कर रहे थे। याद करके बताओ, किस दिन से? मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन 6 तारीख थी। हम 3 से 6 फिल्म देखने का प्लान बना रहे थे कि तभी एक फोन आया था, जिसे सुनकर सर फौरन चले गए थे। जिसे सुनकर सर फौरन कहीं चले गए थे। फोन किसका था? कहाँ से आया था? इस बारे में विक्रम ने तुम लोगों को कुछ बताया था? नहीं। क्या उन्होंने कभी कोई केस तुम लोगों की जानकारी में लाए बिना हल किया था? नहीं। केस शुरू करने से पहले वो मेरे पास पूरा विवरण नोट करवाते थे, क्लाइंट से फॉर्म भरवाते थे, उससे साइन करवाते थे, उसके बाद काम शुरू करते थे। अचानक कुर्कबान को एक बात याद आई। विक्रम की एक खास आदत थी, वो जब किसी से बात कर रहा हो तो उसके हाथ में कोई पेन या पेंसिल हो तो वो आसपास या फिर हथेली पर कुछ लिखने लगता था। और फिर ये फोन हमेशा यहीं पर रखा रहता है? जी हाँ। कुर्कबान विक्रम की सीट के पास जाकर खड़ा हो गया और मेज पर रखी चीजों का निरीक्षण करने लगा। 7 तारीख को फोन पर बात करते समय हो सकता है विक्रम ने कहीं कुछ लिखा हो। घूम फिरकर उसकी नजरें टेलीफोन के पास रखे डेट पैड पर जा टिकी। इसको चेक करना चाहिए। उसने 7 तारीख वाला पन्ना खोला तो पाया कि उस पर पेंसिल से कुछ लिखकर काटा गया था। कुर्कबान झुककर उस कटे हुए शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगा। अन्ना। हाँ हाँ, यही लिखा है। ये अन्ना क्या है? मेरा मतलब यहाँ किसी आदमी का या जगह का नाम अन्ना तो नहीं है। बंबई में अन्ना नाम से एक ही आदमी मशहूर है और वो है अन्ना सेठ। जरा उस अन्ना सेठ की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मेरा मतलब है उसके बारे में जो भी जानकारी तुम्हें है विस्तार से बताओ। अन्ना सेठ बंबई का सबसे रईस आदमी कहा जाता है। उसकी कपड़े मिलें, केमिकल फैक्ट्रीज, 5 स्टार होटल और पानी के जहाज भी हैं। इनके अलावा और भी न जाने क्या क्या धंधे हैं उसके। ये अचानक अन्ना सेठ में क्या दिलचस्पी हो गई आपकी? 7 तारीख के पैड पर अन्ना लिखकर काटा गया है। यह कहकर कुर्कबान ने उन्हें विक्रम की आदत के बारे में बताया। सर का अन्ना सेठ से कभी कोई टच नहीं रहा, फिर डेट पैड पर उन्होंने उसका नाम क्यों लिखा? मेरे ख्याल से उसने विक्रम को कोई केस सौंपा होगा और साथ ही ये हिदायत भी दी होगी कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। यही वजह होगी कि उसने तुम लोगों से कुछ नहीं बताया और अकेले ही उस केस पर काम करता रहा। उसके हाथ अवश्य ही कोई सुराग लग गया होगा जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। आपकी थ्योरी सही लगती है मिस्टर बॉन्ड। लगती है मत कहो, इनकी थ्योरी हमेशा 100% सही होती है। अन्ना सेठ का दड़बा, मेरा मतलब है घर कहाँ है? जुहू पर समुद्र के किनारे उसका शानदार बंगला है। सुना है आदमी बहुत कड़क है, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। फिक्र नॉट, मक्खी तो क्या, हम हाथी भी बैठा देंगे उसकी नाक पर। मिस मीना, अन्ना सेठ को फोन मिलाओ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ये पता नहीं चलेगा उसने विक्रम को क्या काम सौंपा था, तब तक उसके हत्यारे का पता लगाना मुश्किल है। मीना ने डायरेक्टरी देखकर अन्ना सेठ के बंगले का फोन नंबर डायल किया। अगले पल, हेलो, यस, मैं अन्ना सेठ के बंगले से बोल रहा हूँ, 1 मिनट। मीना ने रिसीवर कुर्कबान को थमा दिया। मिस्टर अन्ना से बात कराओ, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से भी नहीं लेता, फिर अन्ना सेठ की तो बिसात ही क्या है। ठीक है, मैं आपकी सेठ जी के सेक्रेटरी से बात कराता हूँ। कुछ देर बाद, हेलो, कौन है आप और आपको सेठ जी से क्या काम है? मुझे कुर्कबान कहते हैं और मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। अब ये पूछताछ कार्य बंद करो और अन्ना सेठ से बात कराओ। इस समय वो एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं, मैं उन्हें खबर करता हूँ। 5 मिनट बाद,
मिस्टर बांड, सेठ जी इस समय आपसे नहीं मिल सकते। आप रात 8 बजे बंगले पर आ जाएं। ठीक है। मीना और अजीत से अन्ना सेठ के बारे में कुछ और जानकारी लेकर वो दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। टैक्सी टैक्सी उनके करीब आ रुकी और दोनों उसमें बैठ गए। किसी बढ़िया से कबूतर खाने, मेरा मतलब है होटल चलो। मोटू के इतना कहते ही टैक्सी चल दी और होटल सीमोर के सामने जा रुकी। कुर्कबान और मोटू ने होटल में एक कमरा बुक कराया। बहुत हो गई जासूसी, अब पेट पूजा का इंतजाम करो। फोन करके ऑर्डर दे दो, तब तक मैं फ्रेश हो लूं। खाना खाकर दोनों सो गए और शाम को उनकी आंख खुली। फटाफट तैयार हो लो, चौपाटी घूमने चलते हैं, वहीं से अन्ना सेठ के पास चलेंगे। 7:30 बजे तक कुर्कबान और मोटू चौपाटी पर घूमते रहे, फिर पैदल ही अन्ना सेठ के बंगले पर पहुंचे। हमारा अन्ना सेठ से अपॉइंटमेंट है। आपका नाम? कुर्कबान। मैं अंदर खबर करता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों अन्ना सेठ के सामने थे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग जो कुछ पूछना चाहते हो कम से कम शब्दों में पूछो। आपने विक्रम गोखले को क्या काम सौंपा था? मैं किसी विक्रम गोखले को नहीं जानता। मैं प्राइवेट जासूस विक्रम गोखले की बात कर रहा हूँ। वो अपने क्लाइंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है। तब तो रिकॉर्ड में यह भी लिखा होगा कि मैंने उसे क्या काम सौंपा था। कमबख्त, कुछ उगल ही नहीं रहा है। हूँ मिस्टर अन्ना, आपके केस पर काम करते हुए ही विक्रम की हत्या हुई है। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि आपने उसे किस काम पर लगाया था। मेरे पास किसी भी तरह का काम करने वाले आदमियों की कोई कमी नहीं है। आपने किसी काम के लिए मुझे बाहरी आदमी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? और अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने मेज के नीचे लगा पुश बटन दबा दिया। तुरंत दाईं ओर का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश हुआ। इसका नाम गोगा है। ये एक ही गुस्से में भैंसों को गिरा देता है। मुझे तो ये खुद ही भैंसा लग रहा है। तूने मुझे भैंसा कहा? गोगा, इन दोनों को ध्यान से देख लो। अगर ये फिर कभी बंगले के आसपास नजर आए तो इनकी आंखें हॉस्पिटल में खुलनी चाहिए। ओके बॉस, अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और कोशिश करना कि मेरा तुम्हारा कभी सामना ना हो, वरना। सेठ, तुम्हारे इस कालिया पहलवान को देखकर तो मैं सचमुच में डर गया हूँ। देखो देखो ना, मलेरिया के मरीज की तरह कांप रहा हूँ। और फिर कुर्कबान दरवाजे पर पहुंचकर पलटा। सेठ, मेरा नाम कुर्कबान है। दुनिया मुझे जेम्स बॉन्ड का 7वां एडिशन कहती है। मैं तुम्हें एक नेक सलाह दे देता हूँ। अपने इस पहलवान का भला चाहते ही हो तो इसे समझा देना कि ये भूल से भी कभी हम पर हाथ ना उठाए, वरना ये जिंदगी भर किसी पर हाथ नहीं उठा पाएगा। रही विक्रम के कातिल की बात, तो उसे तो मैं पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और अगर मुझे लगा कि उसकी हत्या में तुम्हारा भी हाथ है तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी करके बिस्तर बांध दूंगा। ये कहकर कुर्कबान मोटू के साथ बंगले से बाहर आ गया। वहां से दोनों सीधा होटल पहुंचे और खा पी कर सोने के लिए लेट गए। अन्ना सेठ ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया, अब क्या करोगे? वही यही सोच रहा हूं। तभी खट खट खट, देखो तो कौन है? मोटू ने जैसे ही दरवाजा खोला, ढिसुम, आह! मोटू उछलकर बाण के पास आ गिरा। उसके पीछे 4 व्यक्ति भी घुस आए। ये क्या लफड़ा है भैया? अपना सामान समेटो, तुम दोनों इसी समय दिल्ली वापस जा रहे हो। अम्मा मियाँ, आज ही तो हमने बम्बई में कदम रखा है। जरा अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, आमिर खान आदि आदि से मुलाकात, मुलाकात तो अम्मा मियाँ, आज ही तो हमने बम्बई में कदम रखा है। जरा अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, आमिर खान आदि आदि से मुलाकात तो कर देने दो, फिर चले जाएंगे। तुम लोग इसी समय जाओगे। अगर खुद चलकर नहीं गए तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारी पैकिंग करके तुम्हें गाड़ी में सवार कराएंगे। तब तो यार तुम यही करो, अपने पैरों से चलकर जाने का तो हमारा कतई मूड नहीं है। मरवा दिया बाण भैया ने। सेठी, रंजन, शुरू हो जाओ, लेकिन ख्याल रखना
मर ना जाए, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं। अगले पल ढिसुम ढिसुम, आ उफ। दो गुंडों द्वारा रिवॉल्वर ताने होने के कारण कुर्कबान और मोटू मार खाते रहे। धड़ाक धड़ाक। अचानक कुर्कबान को मौका मिल गया। बहुत चला लिए तूने हाथ पैर। और इससे पहले कि दोनों रिवॉल्वरधारी कुछ समझ पाते, कुर्कबान ने उस व्यक्ति को उन दोनों पर उछाल दिया। अरे उफ। फिर कुर्कबान ने बाज की तरह झपट कर दोनों के हाथों से उसके रिवॉल्वर छीन लिए। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना खोपड़ी में हवा आने जाने के लिए खिड़की बना दूंगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं चाहूं तो इस समय तुम चारों को ऊपर भेज सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मोटू, इनके हाथ पैर बांधकर इन्हें दिखाओ कि रुई कैसे धुनी जाती है। मोटू ने चारों को रस्सी से बांधा और धड़ाक धड़ाक, आ उफ। उन्हें लात घुसे मार मार कर मोटू की सांसें फूल गई। हाँ, थोड़ा सुस्ता लूं, फिर धुनाई शुरू करता हूँ। रहने दो, इतना ही काफी है। सामान समेटो, हमें इसी से मैं होटल छोड़ना है। हेलो, बॉस से बात कराओ, मैं रंजन बोल रहा हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। अगले पल, हेलो रंजन, क्या रहा? रंजन नहीं, सेठ कुर्कबांड। अपने पिल्लों को हम पर भौंकने के लिए भेजकर तुमने हमें यकीन दिला दिया है कि विक्रम के मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब अपने गले की नाप भी दे दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार करवा सकूं। जब तक तुम मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार करवाओगे, तब तक तो मैं तुम दोनों की कब्रें बनवा दूंगा। फिलहाल तो अपने पिल्लों को हॉस्पिटल भिजवाओ। 10 मिनट बाद। अब हम कहाँ जा रहे हैं? किसी दूसरे होटल में डेरा डालने। उधर एसीपी खांडेकर से बात कराओ। होल्ड कीजिए। कुछ क्षणों पश्चात, हेलो, एसीपी खांडेकर स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ खांडेकर। ओह सेठ जी, कहिए, कैसे याद किया? तुम्हारे रहते दो परदेसी कुत्ते हमारे इलाके में आकर भौंकने लगे हैं। मुझे उनके भौं भौं से बहुत परेशानी महसूस हो रही है। उनका नाम पता बताइए, अभी अंदर करा देता हूँ। नाम कुर्कबांड और मोटू है। कुछ देर पहले तक तो होटल सी मोर रूम नंबर 55 में थे। अब पता नहीं वहां होंगे भी या नहीं। जहां भी होंगे, मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। कल तुम्हारे अकाउंट में 50,000 जमा करा दिए जाएंगे। थैंक यू सेठ जी। उधर कुर्कबान और मोटू ने एक अन्य होटल में जाकर डेरा डाल दिया था। अगले दिन, मोटू, अन्ना सेठ के कुत्ते हमें सूंघते फिर रहे होंगे। मेकअप का सामान निकालो, हम थोबड़ा बदलकर ही बाहर निकलेंगे। आधे घंटे बाद वो होटल से बाहर निकले और विक्रम के घर की ओर चल दिए। बाण भैया, मुझे नहीं लगता कि विक्रम के घर हमारे हाथ कुछ लगेगा। सेठ के चमचे पहले ही वहां झाड़ू फेर चुके होंगे। जरूरी नहीं उनके हाथ कुछ लगा हो। किसी जासूस की छुपाई हुई चीज गुंडे बदमाश के हाथ आसानी से नहीं लग सकते। कुछ देर बाद उनकी टैक्सी उस इमारत के सामने जाकर रुकी जिसमें विक्रम का फ्लैट था। बाण भैया, मुझे मामले का ऊंट कुछ लंगड़ा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? दाईं ओर देखो। ओह, तो निगरानी की जा रही है। दो इमारत के दरबान के पास भी मौजूद है। मैं चलकर सिगरेट लेता हूँ, तुम इमारत का एक चक्कर लगाकर आओ। हो सकता है पीछे कोई दरवाजा हो। इमारत का चक्कर लगाकर मोटू कुर्कबान के पास पहुंचा। मेन गेट के अलावा इमारत में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। खिड़कियां तो है, पर रेन वाटर पाइप से काफी दूर है। हमें अंदर घुसने की कोई तरकीब सोचनी होगी। एक आइडिया है, जल्दी बोल। इमारत में कई फ्लैट्स हैं, हम किसी एक में मेहमान बनकर जा सकते हैं। जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक दरबान और सेठ के चमचों को धोखा देना मुश्किल है। जानकारी हमें भाभी जी से मिल सकती है, हाँ, पर इसमें एक खतरा है। सेठ का कोई चमचा विक्रम के फ्लैट में भी हो सकता है। अंदर घुसना है तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आओ। कुछ देर बाद, हेलो भाभी जी, मैं अनोखे लाल बोल रहा हूँ। आपके आसपास कोई मौजूद तो नहीं है?
इस समय तो कोई मौजूद नहीं है, पर सुबह 3 व्यक्ति घर की तलाशी लेने आए थे। क्या ढूंढ रहे थे? कोई डायरी, कागजात या फोटोग्राफ वगैरह ढूंढ रहे थे। कुछ मिला उन्हें? नहीं। हम भी तलाशी लेने आना चाहते हैं भाभी जी, पर वो तीनों व्यक्ति इमारत के बाहर मौजूद हैं। अतः आप अपने किसी पड़ोसी के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, हम उनके मेहमान बनकर इमारत में घुसेंगे। मेरे बगल वाले फ्लैट में पाटिल साहब रहते हैं। फिर आरती पाटिल साहब के बारे में बताने लगी। ओके भाभी जी, अब दरवाजा खुला रखिएगा, हम आ रहे हैं। कुर्कबान और मोटू जैसे ही इमारत के गेट पर पहुंचे। कहाँ जा रहे हो? पाटिल साहब से मिलने। वो ऑफिस गए हैं, वहां जाकर मिलो। मिसेस पाटिल तो होंगी, हम उनसे मिल लेंगे। काम क्या है? हम उनके रिश्तेदार हैं, कानपुर से आए हैं। सामान कहाँ है तुम्हारा? अंधेरी में मौसी के घर रखा है। पर तुम लोग कौन हो और ये पूछताछ क्यों कर रहे हो? मैं पाटिल अंकल से शिकायत करूंगा। इन्हें जाने दो बाप, वरना अपन का नौकरी खल्लास हो जाएगा। ठीक है, जाओ। कुछ देर बाद कुर्कमान और मोटू विक्रम के फ्लैट में थे। भाभी जी, हमें उस जगह ले चलिए जहां विक्रम अपनी खास चीजें रखता था। आरती उन्हें एक कमरे में ले आई। ये उनका स्टडी रूम है, अपनी खास चीजें वो यही रखते थे। चलो मोटू, शुरू हो जाओ। दोनों उस कमरे की तलाशी लेने लगे। उन्होंने कमरे की एक एक चीज देख डाली, पर कोई काम की चीज ना मिली। भाभी जी, जरा सोच कर बताइए, कुछ दिन पहले विक्रम यहाँ की किसी खास चीज के पास तो नहीं आता जाता था। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक दिन रात में वो टीवी खोल रहे थे। जरूर उसने टीवी में कुछ रखा होगा। कुर्कमान ने टीवी खोला, उसके अंदर एक डायरी रखी हुई थी। भाभी जी, हम ये डायरी लिए जा रहे हैं। अब विक्रम का हत्यारा ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सकेगा। वहां से वो दोनों सीधा होटल पहुंचे। मोटू, मुझे खतरे की बू महसूस हो रही है। होटल के सामने पुलिस की जीप खड़ी है। तुम बेकार घबरा रहे हो, किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने आई होगी, जबकि हम लोग तो पैदाइश शरीफ हैं। जैसे ही वो दोनों होटल के अंदर प्रविष्ट हुए, राघव तुम यही रुको। जैसे कुर्कमान और मोटू मोटू आएंगे, काउंटरमैन तुम्हें इशारा कर देगा। तुम मुझे फोन कर देना, मैं खुद आकर उन्हें गिरफ्तार करूंगा। ओके सर। ये तो हमें ही गिरफ्तार करने आया है बाण भैया। अच्छा हुआ हम मेकअप में हैं, वरना धर लिए जाते। इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो, फूट लो यहाँ से। लेकिन सामान के चक्कर में पड़े तो अंदर कर लिए जाएंगे। फिर दोनों खामोशी से पलटे और बाहर आ गए। ये एसीपी हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहता है बाण भैया? मेरे ख्याल से पुलिस की ये मेहरबानी अन्ना सेठ के इशारे पर हो रही है। इसका मतलब अब हमें अन्ना सेठ के चमचों के अलावा पुलिस से भी बचकर रहना होगा। हाँ, अब हम कहाँ रहेंगे? सामान के साथ रुपया भी होटल में रह गया है। जेब में भी ज्यादा नोट नहीं है। भाभी जी, मीना और अजीत को हम खतरे में नहीं डाल सकते। ये कोई खास परेशानी की बात नहीं है, अभी नोटों का इंतजाम करता हूँ। कुर्बान कुछ लोगों से टकराया और उनके पर्स साफ कर दिए। इन्हें कहते हैं मोटू प्यारे हाथ की सफाई। नोट निकालकर उन्होंने पर्स फेंक दिए। अब चलो, चलकर किसी दुकान से सामान खरीद ले और फिर ठहरने का नया ठिकाना ढूंढे। इस बार उन्होंने होटल के बजाय एक गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया। तुम कमरे में चलो, मैं एक फोन करके आता हूँ। गेस्ट हाउस से निकलकर कुर्कमान टेलीफोन बूथ में पहुंचा। हेलो एसीपी साहब, सुना है आप मुझे तलाश कर रहे हैं। कौन हो तुम? बंदे को कुर्कमान कहते हैं। खैर आप सुनाइए, कितने नोट दिए अन्ना सेठ ने आपको मेरी गिरफ्तारी के लिए? एक बार पकड़ में तो आ जा, फिर पता लग जाएगा। इस जन्म में तो आप ये कारनामा अंजाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगले जन्म का दावा मैं नहीं कर सकता। ये यहाँ रहकर तुम बच नहीं पाओगे। गेस्ट हाउस पहुंचकर कुर्कमान डायरी पढ़ने लगा। मैं प्राइवेट जासूस विक्रम गोखले यह डायरी लिख रहा हूँ। मुझे डायरी लिखने का शौक कभी नहीं रहा। अपने क्लाइंट्स के नाम, पते और केस रिपोर्ट मैं मीना से टाइप करवाकर ऑफिस में रखता हूँ। पर यह केस ऐसा है जिसके कारण मुझे डायरी लिखने पर मजबूर होना पड़ा।
मेरे क्लाइंट का नाम अन्ना सेठ है। उसने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि ये केस मैं अकेले ही हल करूं और किसी को कुछ न बताऊं। नदी में रहकर मैं मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने मीना और अजीत को भी कुछ नहीं बताया और काम शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति पिछले 6 महीने से सेठ को ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे उसका पता लगाना था। वो हर हफ्ते सेठ से 10,000 रुपये ले रहा था। एक दिन उसने सेठ से रुपए मांगा तो मैं उसके पीछे लग गया। वो बहुत चालाक और फुर्तीला था, पर मैं भी सावधानी से उसके पीछे लगा रहा पर मैं भी सावधानी से उसके पीछे लगा रहा। अंत में मैं उसका घर देखने में सफल हो गया। वो मलाड वेस्ट के एक छोटे से मकान में रहता है। मकान नंबर 102/D। अगले दिन मैंने उसका पूरा इतिहास जान लिया। उसका नाम राकेश त्यागी था। वो अन्ना सेठ का ही ड्राइवर था। 7-8 महीने पहले किसी बात पर गुस्सा होकर सेठ ने उसे नौकरी से हटा दिया था। ईमानदारी का तकाजा तो था, पर मुझे उसके बारे में सेठ को बता देना चाहिए था। पर मैंने मुसीबत को दावत दे दी। मैं ये जानने के लिए जुट गया कि त्यागी सेठ को किस किस बिना पर ब्लैकमेल कर रहा था। एक दिन मौका पाकर मैं रात में त्यागी के घर में घुसा। पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे पूरे घर की तलाशी लेने के बाद मुझे दीवार में बने एक गुप्त खाने से 2 फोटोग्राफ्स मिले, जिन्हें देखकर मेरे छक्के छूट गए। एक फोटो में अन्ना सेठ अपने दामाद अरुण खुराना का गला घोट रहा था और दूसरे में उसे गड्ढे में दफन कर रहा था। जबकि बंबई में यह खबर फैली हुई थी कि अरुण 7 महीने से गायब है। फोटोग्राफ्स उसी जगह पर रखकर मैं वापस आ गया और यह पता लगाने में जुट गया कि सेठ ने अपने दामाद की हत्या क्यों की थी। 3 दिन की भाग दौड़ के बाद जो जानकारी मेरे हाथ लगी वो किसी एटम बम से कम ना थी। अन्ना सेठ बंबई के मशहूर डॉक्टर निगम से मिलकर शहर के बड़े शानदार तरीके से ड्रग्स का व्यापार चला रहा है। यूं देखने में सेठ और डॉक्टर के बीच कोई संबंध नहीं है। अगर नशेबाज लड़के लड़कियां डॉक्टर निगम के पास चेकअप के बहाने जाते और और जितना नशा चाहिए होता है उस हिसाब से पेमेंट करते हैं और डॉक्टर उन्हें दवा का पर्चा लिख देता है और साथ ही कोर्ट में ड्रग्स की मात्रा। नशेबाज पर्चा लेकर बगल के मेडिकल स्टोर में जाता है। स्टोर वाला पर्चे में लिखी दवाई के साथ उन्हें ड्रग्स की डोज भी दे देता है। वो मेडिकल स्टोर अन्ना सेठ का है। कल से मुझे महसूस हो रहा है कि हर समय मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा पीछा किया जाता है। पीछा करने वाले सेठ का खास आदमी गोगा है। सेठ का मुझ पर शक हो गया है। ये मेरे लिए खतरे का संकेत है। मैं डॉक्टर निगम और मेडिकल स्टोर की तलाशी लेकर सेठ के खिलाफ ठोस सबूत जुटाना चाहता था, पर अपना इरादा त्याग कर मैं डायरी लिख रहा हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सेठ और डॉक्टर निगम कानून की पकड़ से बच ना सके। विक्रम गोखले। हमें यह डायरी फौरन पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा। इस डायरी के बिना पर पुलिस सेठ पर हाथ नहीं डालेगी। ज़्यादा से ज़्यादा त्यागी के घर से फोटोग्राफ्स बरामद करके उसे अरुण का हत्यारा साबित कर पाएगी। ड्रग्स के व्यापार में उसका हाथ है, यह कभी साबित नहीं हो पाएगा। मेडिकल स्टोर में छापा मारकर पुलिस ने ड्रग बरामद कर भी ली तो सेठ उसका इल्ज़ाम वहाँ से किसी कर्मचारी पर लगा देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पर विक्रम की हत्या का भी अपराध साबित नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना चाहिए? वही जो विक्रम नहीं कर सका, यानी ठोस सबूतों की तलाश। उसी रात कुर्कबान और मोटू डॉक्टर निगम के क्लिनिक में घुसे। तलाशी में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए मोटू। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। मरीजों की केस फाइल वाली अलमारी से उन्हें एक फाइल मिली। वो मारा। ये तो उन नशेबाजों के नामों की सूची है जो डॉक्टर से ड्रग्स का पर्चा लिखवाते हैं। कौन कितने ड्रग्स लेता है ये लिखा है। अरे वाह, इसमें तो अन्ना सेठ और डॉक्टर की पार्टनरशिप डील भी है। अगले पल क्लिक। कुछ ही देर बाद कुर्कबान ने फाइल में लगे सभी पेपर्स के फोटो खींच लिए।
वहां से निकलकर उन्होंने सुपर मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ दिया। वहां उन्हें ड्रग्स के बड़े बड़े स्टॉक के अलावा वो पर्चे भी मिले जो डॉक्टर कोडवर्ड ने लिखकर नशेबाजों के देता था। अगले दिन सुबह कुर्कबांड और मोटू आईजी साहब से मिलने गए। सर, मेरा नाम कुर्कबांड है, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। ये मेरा साथी मोटू है। कहिए, मेरे पास कैसे आना हुआ? कुर्कमान ने उन्हें पूरी बात बताकर विक्रम की डायरी और रात खींचे गए फोटोग्राफ्स उनके हवाले कर दिए। वेरी गुड, मैं अभी अन्ना सेठ और डॉक्टर निगम और राकेश त्यागी को गिरफ्तार करवाता हूँ और खाडेकर को सस्पेंड करता हूँ। ठहरिए सर, इस तरह तो अन्ना सेठ विक्रम की हत्या के इल्जाम से बच जाएगा और ये भी साबित नहीं हो पाएगा कि एसपी खाडेकर उससे मिला हुआ है। फिर क्या करना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है सर, उससे दोनों बातें साबित हो जाएंगी। जल्दी बताओ। कुर्कमान ने उन्हें अपना प्लान समझाया। अब हम चलते हैं सर, आधे घंटे बाद शुरू आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। 1 घंटे बाद। खटखट, दरवाजा खोलो। मोटू ने दरवाजा खोल दिया। गिरफ्तार कर लो दोनों को। तभी अन्ना सेठ अपने चमचों के साथ वहां पहुंच गया। अच्छा हुआ सेठ, तुम भी आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमें गिरफ्तारी से बचाने सेठ, वरना हमें गिरफ्तारी से बचाओ सेठ, वरना सारी दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारा दामाद कहाँ गायब हो गया है और डॉक्टर निगम के साथ तुम्हारा क्या बिजनेस चल रहा है। सुपर मेडिकल स्टोर की आड़ में तुम क्या बिकवा रहे हो? ये तो बहुत कुछ जान गया लगता है। खांडेकर, तुम जाओ, इसे मैं अपने लिए साथ साथ लिए जा रहा हूँ। कल तुम्हारे अकाउंट में 25,000 और पहुंच जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। ठीक है सेठ जी। गोगा, इन्हें अड्डे पर ले चलो। ओके बॉस। कुछ देर बाद कुर्कमान और मोटू तहखाने में अन्ना सेठ के सामने बंधे हुए थे। तुम ये जानने के लिए बेचैन थे ना विक्रम को किसने मारा? तो सुनो, उसे मेरे कहने पर गंगा ने पानी में डुबो डुबो कर मारा था। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान गया था। वही गलती तुम दोनों भी कर बैठे थे। अब तुम्हें भी उसके पास भेजना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सरकारी कंगन पहनने की तैयारी में हैं। फिलहाल तो तुम सरकारी कंगन पहनने की तैयारी करो, बकवास बंद करो और मरने की तैयारी कर लो। तभी, ये सही कह रहा है सेठ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम्हें सरकारी मेहमान बनना ही पड़ेगा। मुझे गिरफ्तार करने का अंजाम जानते हो ना आईजी साहब? अगर तुम मेरे अपराध साबित ना कर पाए तो मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दूंगा। गिरफ्तार कर लो इसे और इसके चमचे को। चिंता मत करो अन्ना सेठ, कुर्कमान और मोटू ने तुम्हें फांसी पर लटकाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। तुम्हें ब्लैकमेल करने वाले राकेश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अरुण खुराना की हत्या के फोटोग्राफ्स और नेगेटिव भी बरामद कर लिए गए हैं। डॉक्टर निगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से एक फाइल बरामद हुई है जिसमें नशेबाजों के नाम और तुम्हारी डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप कैसी है। डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप कैसी है। तुम्हारे मेडिकल स्टोर और दवाओं की फैक्ट्री पर भी छापा मारा जा चुका है। वहां से करोड़ों रुपए की ड्रग्स भी बरामद हुई है। और रही विक्रम की हत्या करवाने की बात, वो तो तुम खुद ही कबूल कर चुके हो, जो इस टेप के रिकॉर्डर में पहले ही मौजूद है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम दोनों इतने खतरनाक हो तो जिस दिन तुम दोनों मेरे बंगले में आए थे उसी दिन खत्म करवा देता। कोई बात नहीं, अपनी ये हसरत अगले जन्म में पूरी कर देना मिस्टर अन्ना सेठ। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।